हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं इतिहास विषय की आंसर राइटिंग। और आज जो हमारी आंसर राइटिंग की इस प्रयास में यह हमारी जो है 6वें नंबर की क्लास है, या यूँ कहिएगा यूट्यूब पर यह हमारी 6 नंबर की टेस्ट है सीरीज़ है। और जो ये है आपका 2 अक्टूबर के लिए है। और यह जो आपका जिस टॉपिक से संबंधित है वो टॉपिक है आपका विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं और क्या क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं और कौन कौन से यहाँ से पूछे गए हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए इस टॉपिक पर जो है आज हम इस क्लास में बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत कहते हैं। इससे पहले कहूँगा कि अब सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। और अपनी हद रोशन करने से आखिर मुझको कब तक रोकोगे। जब तक सफल नहीं हो जाएंगे नींद चैन को त्यागेंगे, पर संघर्ष का मैदान छोड़कर हम कभी नहीं भागेंगे। तो एमपीपीएससी में आप प्रथम स्तर से लेकर के प्री से लगा कर के फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको इसी चाल का अनुसरण करना होगा। आप जो है उतावलापन दिखा करके या बहुत तीव्र प्रयास करके इसमें सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यह वह एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कुछ समय को आप दे करके इसमें अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। तो वही बात रहेगी कि सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा। आखिर कब तक जो है हमारे जो अंदर की जुनून है, हौसला, उसे कब तक रोका जा सकता है? वो नहीं रुकेगा। यदि प्रयास सतत रूप से चल रहा है तो निश्चित रूप से यह किसी न किसी दिन क्या है परिणाम के रूप में सामने आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं मेंस को लेकर के। जो हमारी 6 नंबर की टेस्ट सीरीज है वह है विदेशी आक्रमण को लेकर के। हमारे क्या क्या प्रश्न है आज के टॉपिक से देखिएगा। यदि आप अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं या अपनी कॉपी लिख करके भेजना चाहते हैं आंसर राइटिंग के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर हम कॉपी भी चेक कर देते हैं और आपको जो है एक कुशल मार्गदर्शन भी दे देते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं विदेशी आक्रमण। थोड़ी सी यदि आप समझना चाहें तो इसे यूँ समझ लीजिएगा। मुझे लगता है पहले से यहाँ पर समझ लेना चाहिए, इसके बाद जो है हम टॉपिक के प्रश्नों की बात करेंगे। विदेशी आक्रमण यदि बात की जाए तो भारत में अगर बात करें विदेशी आक्रमणों को लेकर के, तो पहला विदेशी आक्रमण हमें देखने को मिलता है ईरानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण? ईरानी आक्रमण। और दूसरा जो विदेशी आक्रमण हमें देखने को मिलता है वह हमें यूनानी आक्रमण देखने को मिलता है। और ईरानी आक्रमण जो है यह 516 ईसा पूर्व में जो है भारत में हुआ था। यह भारतीय इतिहास में प्रथम विदेशी आक्रमण था। यूनानी आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में जो है भारत में हुआ था। और यह जो है भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण है, परंतु क्या है, प्रथम यूनानी आक्रमण है। अगर हम बात करें ईरानी आक्रमण जो है ईरान के शासक दारा प्रथम द्वारा किया गया था। इसे डेरियस प्रथम भी कह दिया जाता है और यह ईरान के हखामनी वंश से संबंधित था। कौन से वंश से? हखामनी वंश से संबंधित था। और यूनानी आक्रमण जो है सिकंदर द्वारा किया गया था, जो कि यूनान के मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का राजकुमार था, पुत्र था। और इसने जो है विश्व विजय अभियान के लिए प्रयत्न किया हुआ था। अब थोड़ी सी यदि अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है जब ईरानी आक्रमण होता है। 6वीं सदी बीसी का समय है। और यहाँ पर जो है भारत में अभी क्या चल रहा है? महाजनपद काल चल रहा है। क्या चलता है? महाजनपद काल। हमारा अगला टॉपिक यही होगा, महाजनपद काल चलता है। अब इन महाजनपद काल में देखें तो 16 महाजनपद थे और इन 16 में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध था। परंतु मगध इस टाइम पर पूर्व की ओर विस्तार कर रहा था और उधर पश्चिम में जो है विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे। तो भारत में कोई भी ऐसी केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी। मगध में अभी आगे चल कर के जब ये विदेशी आक्रमणों से सीखेंगे कि जो है एकता कितनी जरूरी होती है, तब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या किया जाएगा, एक एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। लेकिन अभी जो है सभी शक्तियाँ क्या हैं, बिखरी पड़ी हुई हैं।
जब ये पश्चिमी आक्रमण हो रहे थे तो इस टाइम पर जो है एक राज्य पश्चिम में हुआ करता था जिसका नाम था तक्षशिला। क्या होता था? तक्षशिला होता था। एक राज्य जो होता था मद्र देश के नाम से हुआ करता था। एक देश जो है पुरु देश के नाम से हुआ करता था। इसी पुरु का राजा जो था वो कौन था? पोरस था, सिकंदर के आक्रमण के समय पर। स्थिति कुछ ऐसी थी कि इनकी जो है आपस में ही लड़ाई होती रहती थी। क्या? आपस में ही लड़ाई होती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ हद तक भी ये जाने के लिए तैयार थे। एक जो तक्षशिला का शासक था अम्भी, ये क्या करेगा? पोरस को नीचा दिखाने के लिए सिकंदर का क्या करेगा? सहयोग करेगा, उसका आत्मसमर्पण कर देगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, भारत की स्थिति से रूबरू करवाया विदेशी आक्रमण के दौरान की। चलिए अब हम एक एक करके प्रश्न देखते हैं और जो है प्रश्न के साथ ही हम क्या करेंगे, इसे समझते भी जाएंगे। तो हमारे पास में जो है क्या है, पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के रूप में कौन सा है? प्रथम विदेशी आक्रमण। क्या है? प्रथम विदेशी आक्रमण। अब आपको कौन से शब्द लिखने हैं? 45 सेकंड के अंदर जो है आप अच्छी एक आंसर राइटिंग कर दें ताकि आपको क्या मिल सके, 2 के 2 नंबर मिल सकें, क्योंकि यही एकमात्र अवसर होता है जो 2 मार्कर वाला है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं और अपना स्कोर जो है आगे ले जा सकते हैं। तो इनमें फिक्स नंबर मिलते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपसे क्या है बनना चाहिए। इसीलिए हम हर टॉपिक से जो है जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं और सामान्य प्रश्न नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि जैसे सामान्य से प्रश्न हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं तो वो तो बन ही जाएंगे, परंतु जो प्रश्न नवीन प्रकार के हैं उनको भी हम उठाते हैं। प्रथम विदेशी आक्रमण, तो क्या आपने अभी पढ़ा ना कि प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 516 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो अभी आपने देखा कि दारा प्रथम द्वारा किया गया था। ये किस देश का आक्रमण था? तो ईरानी आक्रमण था, ईरान देश का था। किस वंश ने किया था? ईरान के हखामनी वंश ने किया था। किसने किया था? हखामनी वंश ने किया था। और भारत में कहाँ पर किया था? तो भारत का जो पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, वहाँ पर आक्रमण किया था। और ईरानियों ने भारत को अपना 20वां प्रांत बनाया था। जितने हिस्सों को जीत लिया था उस हिस्सों को जो है अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था और यहाँ पर शासन किया था। तो इन्हीं बातों को मिलाकर क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देखिए हमने क्या क्या लिखा हुआ है कि प्रथम विदेशी आक्रमण, तो हमने लिखा है कि किसके द्वारा कहा, मतलब ईरान के हखामनी वंश द्वारा किया गया था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ने किया हुआ था। दारा प्रथम हखामनी वंश का शासक था। पी के लिए अच्छा फैक्ट ध्यान रखिएगा, भारत के सिंध क्षेत्र को क्या बनाया था? सिंध क्षेत्र ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ही पड़ता है, उसको अपना क्या बनाया था? अपने राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसे जो है समझा और जाना। किसे? अब हम बात करते हैं किसके? प्रथम विदेशी आक्रमण के पश्चात जो है सिकंदर के आक्रमण की बातें करते हैं। आप थोड़ा सा जो है साथियों क्या करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्लास को लाइक और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो क्लास का क्या होगा, एक्सटेंशन बढ़ेगा, विस्तार होगा, उतना ही मज़ा आएगा और जो है हम बेहतर प्रयास कर पाएंगे। यकीन मानिए आपको इतनी ही चीज़ें आपको मिलती हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा। अभी की बात थी भाई, मैं यूजीसी नेट के लिए क्या कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। परंतु मैंने क्या किया, एक कोर्स लिया, मैं को चलो ठीक है उसमें जो है व्यवस्थित चीज़ें मिल जाएंगी, परंतु उस कोर्स की जब मैंने क्वालिटी देखी तो मतलब एक बहुत ही घटिया प्रकार की क्वालिटी थी। तो यूट्यूब में उससे अच्छे जो है प्रयास करने वाले लोग होते हैं, परंतु उन्हें जो क्या है एक बड़े मंच के चक्कर में हम क्या कर देते हैं कि बड़ा एक ब्रांड से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की गुणवत्ता को हम जो है ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि क्वालिटी है तो क्वालिटी को महत्व दीजिएगा, आप सिर्फ ब्रांड के पीछे मत भागिएगा। आपको क्या है अपना जो है काम पूरा करना है, आपको सिलेबस पूरा करना है। यदि आपको क्वालिटीफुल सिलेबस कहीं से हो रहा है तो उसे करिएगा। सिकंदर की बात करते हैं, तो सिकंदर की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कि एक राज्य हुआ करता था यूनान में। कहाँ? ये मान लीजिएगा ये आपका क्या है, यूनान है। और यूनान के अंदर क्या होता था, यूनान के अंदर जो है एक राज्य होता था। यूनान के अंतर्गत एक छोटी रियासत थी और उस रियासत का नाम क्या था? ये जो है यूनान है मान लीजिए, और यूनान के अंतर्गत जो ये छोटी सी रियासत है ये मकदूनिया है। क्या है? ये मकदूनिया नाम की क्या है, एक छोटी सी रियासत है। और यहाँ पर जो शासन कर रहा था फिलिप द्वितीय नाम का एक शासक जो है यहाँ पर शासन करता था।
कौन करता था? फिलिप द्वितीय नाम का शासक जो है यहाँ पर शासन करता था, और फिलिप द्वितीय का ही पुत्र था कौन? इसी का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर जो है एक बहुत योग्य व्यक्ति था। क्या है? अपनी योग्यता के कारण जो क्या कर रहा था, ये इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? महत्वाकांक्षा योग्यता के कारण जो है ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए इसने क्या किया कि सबसे पहले जो है इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीता। जैसे कि इसने मिस्र को क्या कर लिया? जीत लिया। मिस्र को जीतने के पश्चात इसने ईरान को जीत लिया। ईरान उस टाइम पर काफ़ी फेमस वंश था ईरान में। ईरान को जीतते हुए यह है अफ़गानिस्तान को भी क्या कर लेता है? अपने पास में जीत लेता है। और अफ़गानिस्तान के पास में जो है इसका जो मकसद क्या हो गया कि अब मैं पूरी दुनिया पर क्या करना चाहता हूँ, यानी कि विश्व विजय करना चाहता हूँ। और इस विश्व विजय अभियान को पूरा करने के लिए भारत को जीतना ज़रूरी था, परंतु यह उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सका। सपना सपना ही रह गया। तो चलिए देखते हैं, अभी आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। 11 नंबर के प्रश्न में दिया है मैंने इसे। तो सिकंदर कौन था? तो यूनान के मकदूनिया का शासक था। भारत में प्रथम यूनानी तथा दूसरा विदेशी आक्रमण था। तो सिकंदर ने जो है भारत में 327 में ही आक्रमण कर दिया था। अम्भी के तक्षशिला के आसपास हो गया था, लेकिन आगे चलकर 326 का महत्व पढ़ेंगे। 327 ईसा पूर्व में क्या कर दिया? भारत में आक्रमण कर दिया। और इसका जो आक्रमण था यह भारत में क्या था? दूसरा विदेशी आक्रमण था। ध्यान रखिएगा फैक्टों को। क्या था? दूसरा विदेशी आक्रमण था। क्यों? क्योंकि प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी था, लेकिन यह क्या था? प्रथम यूनानी आक्रमण था। भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण था, लेकिन यूनान द्वारा किया गया भारत में प्रथम आक्रमण था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। भारत में प्रथम यूनानी था, द्वितीय विदेशी आक्रमण था। 326 ईसा पूर्व में पोरस से वितस्ता का युद्ध हुआ था। तो वितस्ता का युद्ध सिकंदर के काल में काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि भारत में अगर प्रबल रूप से किसी ने विरोध किया था तो विरोध करने वाला कौन था? पुरु राज्य का राजा पोरस था। तो ये सिकंदर में अगर इतनी बातें दे देते हैं तो आई गारंटी जो है आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कोई जो है कम नहीं कर सकता है। हालांकि अगर आप पहली बार लिख रहे हैं और सीधे अगर याद करके पेपर में लिखते हैं तो यह संभव नहीं होता है कि आप जो है क्या कर सकें, एक ही बार में सभी बातें लिख दें। ये लिखने की प्रैक्टिस के बाद ही संभव हो पाता है कि हमें कोई भी प्रश्न में हमारी सीमा क्या होना चाहिए। अन्यथा आपको 10 नंबर का प्रश्न लिखने में भी 2 घंटे का समय लग जाएगा, अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। पोरस की बात करते हैं तो देखिएगा, एक अब यहाँ पर जो है मैप नहीं हम बना सकते पूरा, ऐसा कुछ समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तक्षशिला राज्य होता था, ये वाला राज्य तक्षशिला था। और यहीं पर जो है पंजाब क्षेत्र में नदी बहती है जिसका नाम है झेलम। और झेलम के आसपास का जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पुरु राज्य कहा जाता था। क्या कहते थे? पुरु राज्य कहते थे। और इसका राजा कौन था? इसका जो राजा था उसका नाम था पोरस। अब सिकंदर क्या कर रहा था? भारत में आक्रमण कर रहा था। तो तक्षशिला को जीतता हुआ सिकंदर आगे की ओर बढ़ा, परंतु अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये कहानी को हम समझे तो यही समझ सकते हैं कि एक है पुरु राज्य का राजा पोरस और एक राज्य था तक्षशिला। ये रंग शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चेंज करते हैं थोड़ा। एक राज्य था तक्षशिला, और जो तक्षशिला का शासक था वो था राजा अम्भी। कौन था? राजा अम्भी। और अम्भी का और पोरस का क्या चलता था? परस्पर जो है आपसी वैमनस्य चलता था, विवाद चलता था। इस विवाद के चलते अम्भी ने क्या किया? अम्भी ने जो है क्या किया? सिकंदर से हाथ मिला लिया। किससे हाथ मिला लिया? सिकंदर से हाथ मिला लिया। सिकंदर वहाँ से हाथी लेकर के नहीं आया हुआ था। हाथी देने का सहयोग या फिर अन्य प्रकार का सैन्य सहयोग अम्भी ने किया। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति जो है पोरस को क्या दिखाना चाहता था? नीचा दिखाना चाहता था। तो इसी कारण क्या है, सिकंदर जो है, सिकंदर को इसने क्या किया था? आमंत्रित भी कर दिया कि चलो यहाँ पर आक्रमण करो। और सिकंदर तो क्या है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो पोरस कौन था? झेलम के पास पंजाब क्षेत्र का शासक था। यूनानी आक्रांता सिकंदर का भारत में सबसे प्रबल विरोधी था। और इसी विरोध के चलते जो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर से युद्ध हुआ। और उसी युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीसीज का युद्ध है, या इसी को वितस्ता का युद्ध कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इतनी बातें यहाँ पर लिख लेंगे।
अगला प्रश्न है वितस्ता का युद्ध है, तो वही बातें हैं जो हम बार बार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से करोगे तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट होगा, आंसर राइटिंग भी कंप्लीट। लेकिन लिखना जरूर, याद रखना, लिखना जरूर। अगर आप बिना क्लास देखे क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो देख कर लिख तो सकते हैं, परंतु वास्तविक जो है मर्म नहीं समझ में आएगा। और इतिहास जैसे विषय का यदि जहन में ना उतरे ना, तो उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। तो वितस्ता का युद्ध जो है, एक जो भारत में आक्रमण करने वाला था उसका नाम था सिकंदर, और जो पुरु राज्य का राजा था उसका नाम था पोरस। इन दोनों व्यक्तियों के मध्य में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और उसी युद्ध को क्या कहते हैं, वितस्ता का युद्ध कहते हैं। आप जानते हैं कि वितस्ता जो है किसका प्राचीन नाम है, जो झेलम नदी होती थी, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है। यह युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो है परिणाम क्या हुआ था, इसका परिणाम यह हुआ था कि सिकंदर ने जो है, और सिकंदर कहते हैं, पोरस ने वीरता पूर्वक सिकंदर की एक विशाल सेना का क्या किया, सामना किया। वीरता पूर्वक जो है सिकंदर की विशाल सेना का क्या किया, सामना किया। परंतु परिणाम क्या हुआ कि पोरस जो है सिकंदर की सेना से अंततः पराजित हुआ। परंतु सिकंदर जो है पोरस की वीरता को देख कर के प्रभावित हो गया कि आपके जैसा मुझे अभी तक कोई जो है शासक नहीं मिला, कि एक इतनी विशाल सेना के सामने भी क्या है आप निडर रूप से क्या है युद्ध कर रहे हैं। इसी प्रसन्नता के चलते जो है पोरस का राज्य सिकंदर ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो इतनी बातें जो है आप लिखेंगे। वितस्ता का युद्ध सबसे पहले समय बताएंगे, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। या फिर अगर आपके पास में समय है तो आप ये जानकारी भी दे सकते हैं कि इसका अन्य नाम वितस्ता के युद्ध को हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं। पक्ष कौन किन के मध्य में हुआ था, तो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था, पोरस के अदम्य प्रदर्शन से राज्य की वापसी हुई थी। मतलब कि हालांकि यहाँ पर एक शब्द सीधा सा लिख सकते हैं आपकी पोरस की पराजय, पोरस की पराजय। लेकिन पराजय ये तो सबको पता है, परंतु आप ये शब्द भी जो है टेक्निकल वर्ड है इनका प्रयोग कीजिए थोड़ा सा, उससे मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। पराजय तो इसमें छिपा ही हुआ है, परंतु अदम्य प्रदर्शन से क्या हुआ था, राज्य की वापसी हुई थी। तो ये एक प्रदर्शन शब्द भी जो अदम्य मतलब कि निडर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में अम्भी। तो अम्भी कौन था, अभी हम समझते रहे हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक था। सिकंदर के समक्ष क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। पोरस के विरुद्ध क्या किया था, सिकंदर का सहयोग किया था। तो इतनी बातों से क्या कर लेंगे आप, 2 मार्कर पूरे कर लेंगे। अगली हम बात करते हैं 5 मार्कर प्रश्न की। विदेशी आक्रमण से जो 6 नंबर का हमारा प्रश्न है वो ये है कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण, जैसे ही ये शब्द आता है तो किसका आक्रमण था, ईरानी आक्रमण जो है प्रथम विदेशी आक्रमण था। प्रथम विदेशी आक्रमण के समय की स्थितियों का वर्णन कीजिए कि जब भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो मैं सभी बातें जो समझा चुका हूँ, आप सिर्फ इसे सुनिएगा ध्यानपूर्वक। अगर कुछ ऐसा लगता है कि बताने योग्य तो मैं बता दूंगा। यह सबसे पहले हमारा क्या है, परिचय है कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के शासक दारा प्रथम द्वारा 516 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किया गया था। इस समय भारत में, अब डैश करके क्या लिखेंगे, परिस्थितियाँ लिखेंगे। अब देखिए कई बार मैं कॉपी चेक करता हूँ आप लोगों की, तो परिचय में आप काफ़ी इररिलेवेंट बातें बता देते हैं। परंतु परिचय कुछ ऐसा होना चाहिए भाई कि जब सामने वाला पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। आप जो जब परिचय लिखिएगा तो आप खुद एक बार पढ़ के देखिएगा क्या परिचय को हमने प्रश्न के अनुरूप लिखा है। अब यदि मैं परिचय में इसी को काट करके लिख देता हूँ कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण दारा प्रथम का था, या फिर कुछ और लिख देता हूँ, इसी से संबंधित बातें लिख देता हूँ, तो इरिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखना है, क्योंकि काफ़ी जो है बारीकी से चेक होती है। तो उन बारीकियों को जो है अभी अपने जहन में बैठा लीजिएगा, ताकि आपको लिखते समय जो है किलिम क्या हो जाए, सध जाए और एक सटीक उत्तर लिख सके। अन्यथा आप जैसी जो है हज़ारों कापियाँ एग्जामिनर के पास में जाती हैं, वो कैसे आपकी कॉपी को हज़ारों कापियों से श्रेष्ठ बना पाएगा। तो उनमें अगर श्रेष्ठ बनाना है तो क्या है, कुछ बेहतर लेखन का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ ड्यूटी पूरी मत कीजिएगा। क्योंकि अगर ड्यूटी पूरी करते हैं तो ये
एक अंश मात्र है जितना हम करते हैं। बहुत बड़ा पेपर होता है। आप जो है रुचि के साथ में लिखिएगा, इंटरेस्ट जगाइएगा। आप जो है 2 नंबर का तरीका यहाँ सीखिएगा तो वही तरीका सभी जगह अप्लाई कीजिएगा। तो ये क्या पढ़ा हमने, परिचय कर लिया। परिचय के बाद में हमने पढ़ा कि इस समय भारत में, यानी कि परिस्थितियाँ बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हेडिंग डालने की, परिस्थितियाँ कैसी थी इस प्रकार से डैश करके बता देते हैं तब भी अच्छा है। भाषा में क्या होना चाहिए, आपका प्रवाह होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, इस प्रकार के शब्द। नहीं, मेरा तो सीधा सुझाव है, आप जो है ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, इसी प्रकार लिखने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे आपकी क्या है, आप जो है हर टॉपिक से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख जाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। तो आप जो है वही शैली का प्रयोग कीजिएगा, इसके बाद आप खुद सीख जाएंगे बनाना। क्या परिस्थिति थी, तो मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर जारी था। मगध साम्राज्य जो है 16 महाजनपदों में से सबसे श्रेष्ठ महाजनपद था। वह विस्तार किधर की ओर कर रहा था, पूर्व की ओर कर रहा था, पश्चिम की ओर कोई ध्यान नहीं था। पहली परिस्थिति ये थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहाँ पर ये आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण, उस क्षेत्र की स्थिति क्या थी, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में विकेंद्रीकरण तथा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। यहाँ पर जो है छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और वो भी जो है एक दूसरे को हटाने का प्रयास करते रहते थे। गंधार देश था एक, तक्षशिला की राजधानी गंधार ही थी। मद्र देश था एक, कंबोज। राज्यों में आपसी वैमनस्य, मतलब कि एक दूसरे में दुश्मनी, आपसी वैमनस्य की भावना थी, जिससे परस्पर एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे। और चौथा जो है केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कोई भी एक बड़ी शक्ति नहीं थी किसी विदेशी आक्रमण को रोक सके। यही कारण से क्या हुआ, विदेशी आक्रमण जो है भारत में क्या हो सके, सफल हो सके। अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष आपको लिख देना है, और निष्कर्ष में क्या लिख देंगे कि अतः शक्ति का विकेंद्रीकरण, आपसी वैमनस्य की परिस्थितियों का लाभ उठाकर ईरानी तथा यूनानी ने सफलता प्राप्त की, या यूनानी आक्रांताओं ने सफलता प्राप्त की, ऐसा शब्द भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6 नंबर का प्रश्न। अब है भारत में ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव हुए, क्या प्रभाव हुए। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा, जब भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये पूरे मेंस में आपका काम देगा। प्रश्न जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है क्लोज प्रश्न। कैसा, एक होता है आपका क्लोज प्रश्न और एक होता है आपका ओपन प्रश्न। अगर इसी प्रकार से शब्द को मैं ऐसा लिख दूं कि भारत में ईरानी आक्रमण पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी कीजिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें जो भी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो लिख सकते हैं जब ऐसा बात आए। लेकिन इसने क्या किया, प्रभाव क्या हुए, प्रभाव इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया है कि तुम्हें सिर्फ क्या है, प्रभावों पर फोकस रहना है। जिसमें ये नहीं लिख सकते हैं कि ईरानी आक्रमण हखामनी वंश के शासक दारा प्रथम ने किया था, उसने इस प्रकार से किया था, उसकी इतनी सेना थी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है कि भारत में जब इसने आक्रमण किया तो उसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, प्रभाव हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव हुआ होगा, उसी प्रभाव के बारे में बताना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि 516 ईसा पूर्व में क्या किया, इसने आक्रमण किया और बहुत जल्दी क्या हो गया, इसके केंद्रों की समाप्ति हो गई। क्योंकि इसके बाद में यूनानी आक्रमण हुआ तो इन क्षेत्रों में यूनानियों का अधिकार हो गया, और इसके बाद फिर मगध का विस्तार हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ सत्ता स्थापित कर दी थी, राज्य जीत लिया था। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्या है, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, सब प्रभाव अस्थायी थे। ईरानियों को जो है यहाँ पर स्थायी शासन ही नहीं वो कर सके, वो यहाँ से बहुत जल्दी भाग गए थे। परंतु हमसे तो प्रश्न ने क्या पूछा हुआ कि आप प्रभाव बताइए, तो आपको इस वाली इतिहास की जो मानसिकता है, धारणा है कि कोई प्रभाव नहीं हुआ है, इसे छोड़िए। और जो दूसरे विद्वान हैं, एक विद्वानों का दूसरा वर्ग है, वो कहते हैं कि सिर्फ प्रभाव ही नहीं हुआ, व्यापक असर भी हुआ। तो इस वाले वर्ग को पकड़िएगा और इसका वर्णन कीजिएगा। अगर प्रश्न ये पूछता कि क्या आपके अनुसार भारत में ईरानी आक्रमण कोई प्रभाव था अथवा नहीं, तब आप जो है यहाँ दोनों प्रकार के मतों को प्रस्तुत कर सकते थे। परंतु यहाँ से आपसे प्रभाव पूछ रहा है, तो आप जो है इतिहासकारों का दूसरा वर्ग पकड़िएगा जो प्रभाव बताते हैं। क्या क्या प्रभाव हुए थे देखिएगा। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से ईरानी प्रभाव अस्थायी रहा, क्योंकि शासन यहाँ स्थापित नहीं हो सका। कुछ समय के लिए शासन स्थापित हुआ, बाद में वो लोग चले गए। परंतु सांस्कृतिक स्तर पर इसका क्या रहा, व्यापक प्रभाव रहा, जो कि निम्न प्रकार है। देख लेते हैं एक एक करके।
राजनीतिक स्तर पर क्या प्रभाव रहा? हालांकि ये क्या रहा, अस्थायी रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए तो देखने को मिलेगा, कुछ प्रभाव होंगे। तो राजनीतिक स्तर पर अगर देखेंगे तो पश्चिम सीमा क्षेत्र का खोखलापन संसार के सामने क्या हो गया, जाहिर हो गया, जिसका परिणाम सिकंदर का आक्रमण था। अब बताइए, भारत की जो पश्चिम वाली बाउंड्री थी, भारत की जो है पश्चिम वाली बाउंड्री थी, उस बाउंड्री की क्या है, कमजोरी जो है दुनिया के सामने किसने जाहिर कर दी? ईरानी आक्रमण ने सफलता प्राप्त करके जाहिर कर दी। तो सिकंदर ने भी इसके बारे में सुना, या उस टाइम पर जो है चर्चाएं होती रहती थी, देशों के बारे में विद्वान रहते थे, जिस प्रकार से वर्तमान में मीडिया है, तो उस टाइम पर गुप्तचर दूत लगे होते थे, तो उन्होंने बताया होगा। तो सिकंदर ने भी क्या किया, भारत में आक्रमण करने की अपनी योजना बना ली। उसने भी क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। तो किसका परिणाम था? जब ये संसार को पता चल गया कि पश्चिम सीमा कमजोर है, तो उसी कमजोरी पर क्या करने लगे, दूसरे लोग आक्रमण करने लगे। तो ये क्या हुआ, एक प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव था कि भारत में स्त्री अंगरक्षकों तथा छत्रप प्रणाली को अपनाना। देखो, ये छत्रप को मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो इसे क्या कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं। वैदिक काल में तो ऐसा शब्द कोई नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु जब से ईरानी भारत में आए तो ये प्रांत, जिसे वर्तमान में राज्य के नाम से जाना जाता है, ये छत्रप शासन प्रणाली इसी को कहा जाता है। तो छत्रप शासन प्रणाली मूल रूप से ईरानियों की देन थी, और सबसे पहले मौर्यों द्वारा इसे अपनाया गया था। और जो है उत्तरापथ, दक्षिणापथ है, ऐसे जो है प्रांत बनाए गए थे। आगे चल करके शक शासक आएंगे, शक आएंगे, कुषाण आएंगे, तो उनके द्वारा भी इस प्रणाली का क्या किया गया, खूब प्रयोग किया गया। दूसरी बात करें, एक तो हो गई छत्रप शासन प्रणाली, और दूसरी हो गई अंगरक्षक। अंगरक्षक देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या रखे थे, स्त्री अंगरक्षक रखे हुए थे। इसके पहले जो है महिला अंगरक्षकों, अंगरक्षक मतलब राजा की 24 घंटा सुरक्षा करने वाले जो है सैनिक होते हैं, तो इसमें जो है स्त्री अंगरक्षक जो है ये ईरानी शासक रखते थे। और छत्रप शासन प्रणाली भी ईरानियों की थी, लेकिन भारत में ये प्रचलित हो गई। आगे चल करके देखोगे मध्यकाल में बलबन भी इनका खूब प्रयोग करेगा, तो वो खुद को सिद्ध करने के लिए कि मैं एक बड़े वंश का शासक हूँ, तो वो इसलिए रखता है। तो ये बातें ध्यान रख। सांस्कृतिक स्तर पर क्या प्रभाव हुआ, पवित्र अग्नि जलाने की प्रथा, खरोष्टी लिपि, अरिमाइक लिपि का जो है क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ, ये ईरानियों के कारण हुआ। पवित्र अग्नि जलाना क्या है, कुछ यूँ समझिएगा, ईरानियों में परंपरा है कि अग्नि जलाई जाती है, एक अग्नि का बड़ा कुंड जलाया जाता है, और इसे जो है मंदिर के पास में, कोई धार्मिक तीर्थ स्थल के पास में जलाते हैं, ताकि जो है क्या हो, पवित्रता सिद्ध करने के लिए है। सिंपल सा मतलब है, हम जो है भगवान के दरबार में दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक जो बहुत छोटा रूप होता है, ये बहुत बृहद स्तर पर होता है। तो ये प्रथा भी जो है भारत में, वर्तमान में जो होली होती है, गांव में अगर देखा हो तो होली के लिए एक बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, अग्नि जलाते हैं, और उससे जो है आग की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है पूरे गांव में जो क्या है वितरित की जाती है, या वह लोग ले जाते हैं, और उसके बाद में जो है अपने घर में होली जलाई जाती है उसी आग से। तो इसे ऐसा समझ सकते हैं। आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव हुए, आर्थिक स्तर पर जब प्रभावों की चर्चा करेंगे तो ईरान तथा भारत के मध्य में क्या हुए, व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। भौगोलिक खोजों की बात करें तो अगले प्रभाव की बात करें तो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। अब बताइए, जो लोग क्या है आते रहे होंगे एक दूसरे की जगह पर, जैसे ईरानी भारत में आए, तो भारत से ईरान तक जाने का क्या हुआ, मार्ग खोजा गया या नहीं खोजा गया। अब ईरानी आसानी से भारत जा सकते हैं, भारतीय जो है ईरानी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से रास्ता बन चुका है। इसी प्रकार से स्काई लेक्स नाम का जो एक है क्या था, ये एक नाविक था, एक नाविक था, और इसे जो है दारा प्रथम ने भारत में सिंधु जल मार्ग का पता करने के लिए भेजा हुआ था, तो इसने इसकी खोज की हुई थी। तो भौगोलिक खोजों को भी ईरानी आक्रमण से बढ़ावा मिला। ये न सिर्फ ईरानी आक्रमण से, और ये प्रभाव भी ये सभी आक्रमण से बढ़े थे, चाहे वो व्यापार हो चाहे भौगोलिक खोज, ये सभी आक्रमण से बढ़ते हैं। कला का प्रभाव, मौर्यकालीन अभिलेख तथा मूर्ति कला पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अतः ईरानी। अब देखो कैसा प्रभाव, थोड़ा सा समझिएगा। जो मौर्य काल के अभिलेख हैं, अभिलेख में जो है चिकनापन, जो चिकना करने की जो तकनीकी थी वो ईरानियों की देन थी। दूसरी बात, जो अभिलेख इस प्रकार से बनाए गए थे अशोक के, उनके ऊपर जो है क्या बनाई गई थी, कई प्रकार की जो है मूर्तियां देखने को मिलती हैं, कहीं सिंह की मूर्ति, कहीं कुछ मूर्ति। तो ये ऊपर जो मूर्ति स्थापित करने की कला भी क्या थी, ईरानियों की थी, हालांकि बाकी जो है मूल भारतीय हैं। तो
ये हो जाएगा। अतः ईरानी आक्रमण ने भारतीय इतिहास तथा संस्कृति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। तो ये हो गया है आपका। अब देखिए हमने एक 5 नंबर क्वेश्चन पर एक टॉपिक पर क्या कर देते हैं, 15-20 मिनट चर्चा कर देते हैं। ये चर्चा काफ़ी होती है, इतने में जो है आप एक शब्द को लेकर इतनी चर्चा सुनते हैं तो आपको चीज़ें भी याद हो जाती हैं। तो आप इन्हें याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। आप कहीं भी आंसर राइटिंग करिएगा, इतना जो है इतना ही आपको करवाया जाएगा और इतना पर्याप्त है, क्योंकि हर शब्द की आंसर राइटिंग नहीं हो सकती, बाकी फिर समझा जाता है। बड़ा प्रश्न है आपका, ये जो है आपको 200 शब्दों में लिखना है, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब आप लोग क्या करते हो, देखिए थोड़ा सा अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कर देते हैं, एक पेज में पूरा उत्तर लिख देते हैं, ठीक है, एक पेज में लिख देते हैं। अब इसकी मांग क्या है, 2 पेज देता है एमपीपीएससी, तो एक पेज में अगर यहाँ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो भाई वहाँ मेन एग्जाम में क्या करेंगे, 2 पेज लिखने में आपको बोरियत महसूस होगी। और अगर आप कोई भी पेज बीच में खाली छोड़ देते हैं तो यह जो है आपका नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसके नंबर ज़रूर करते हैं। भले ही आप जो है फैलाकर लिख दीजिएगा या ग्राफ बना करके लिख दीजिएगा, आपको खाली नहीं छोड़ना है। यदि आपके ज़्यादा बारीक आंसर राइटिंग है, यानी कि बहुत पास पास में लिखते हैं, तो आप थोड़ा फैला करके लिखिएगा, बीच में डायग्राम का प्रयोग कीजिएगा, इनसे कॉपी भरने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन खाली मत छोड़ना। तो सिकंदर के आक्रमण पर प्रकाश डालिए, क्या है, खुला प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें आपकी जो रूपरेखा हो कुछ इस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, परिचय लिखोगे। क्या लिखोगे, सबसे पहले परिचय लिखोगे। दूसरे नंबर में क्या लिखोगे, सिकंदर का आक्रमण के बारे में बताओगे, आक्रमण के बारे में बताओगे, प्लस जो पोरस का युद्ध हुआ था उसके बारे में बताओगे, राजा अम्भी के बारे में बताओगे। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है आप सिकंदर के आक्रमण के क्या परिणाम हुए भारत में, क्या परिणाम हुए, या यूं कहें कि इसके क्या प्रभाव हुए, इस प्रकार से बताओगे। और फिर जो है आप इसके बाद जो बताएंगे 5 नंबर में, 4 नंबर में आप निष्कर्ष इसका बता देंगे। तो इस प्रकार के आपको फ्लो में आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग 20 शब्द देना है, 20 शब्द यहाँ दीजिएगा, लगभग 20 शब्द आप यहाँ दे दीजिएगा, या 15 कर सकते हैं, यहाँ पर 15 कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 35 शब्द हो गए। प्रभाव में जो है आप यहाँ पर जो है लगभग 60 से 70 शब्द दे सकते हैं, यहाँ पर प्रभाव में दे सकते हैं, और 60 से 70 शब्द ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। तो कितने हो गए, 60 दूनी 120, 130 यहाँ मान लीजिए, और 30 तो 150 हो जाएंगे यहाँ पर, और 165 हो जाएंगे। तो आप 170 शब्द के समथिंग जो है आप लिख देते हैं, तो आपका क्या माना जाता है कि ऑथेंटिक उत्तर माना जाता है, और इतने में कॉपी भी भर जाती है। लेकिन अगर 200 शब्दों की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 100 शब्द लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, कॉपी नहीं भरेगी। चलिए इसी प्रकार से हम जो सभी चीज़ें समझ चुके हैं लगभग, अब आपको क्या है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सुनना है। सिकंदर यूनान के एक छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। अपनी महत्वाकांक्षा और योग्यता के बल पर उसने विश्व विजय अभियान का संकल्प लिया। उसने एशिया माइनर, मिस्र, ईरान को जीतकर भारत की ओर आगे बढ़ा, भारत की ओर आगे बढ़ा। अब बस इसी क्रम में आपको आगे चलना है। सिकंदर को कुछ भारतीय शासकों ने क्या किया, सहयोग का आश्वासन दिया। फलतः वह और भी उत्साहित हो उठा। वस्तुतः तक्षशिला के राजा अम्भी तथा पोरस के आपसी विवाद के कारण अम्भी ने पोरस को नीचा दिखाने हेतु पोरस को आमंत्रित किया। क्या लिखा मैंने, पोरस को नीचा दिखाने हेतु, यहाँ पर शब्द थोड़ा सा मैं ये काट रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पढ़ने से ही समझ में आता है। यहाँ पर क्या किसको आमंत्रित किया, सिकंदर को आमंत्रित किया। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सिकंदर को आमंत्रित किया। तो पोरस को नीचा दिखाने हेतु सिकंदर को आमंत्रित किया, ये शब्द जो है थोड़ा सा गलत है। हालांकि ठीक है, आप जो है सेंटेंस समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, फिर भी जो है आप इसे गलती मत कीजिएगा। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत के कई राज्यों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जो छोटे छोटे के राज्य थे वहीं पाकिस्तान साइड में, चूँकि पाकिस्तान जब अलग नहीं था, भारत ही था, इसी क्रम में सिकंदर का सामना, जब वो भारत में आगे बढ़ रहा था, तो इसी क्रम में सिकंदर का सामना झेलम क्षेत्र के प्रमुख शासक पोरस से हुआ, जिसने सिकंदर का प्रबल विरोध किया। अब विरोध किस प्रकार से किया,
326 है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा पोरस के मध्य झेलम नदी के किनारे जो है हाइडे स्पीसीज का युद्ध हुआ। इसमें पोरस ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, यद्यपि अंततः पराजित हुआ। पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उसके राज्य को क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पेज हो गया। आप जो है एक पेज में क्या बताइएगा, परिचय बता दीजिएगा और भारत में आक्रमण बता दीजिएगा, कहाँ तक है, पोरस के यहाँ तक बता दीजिएगा। और जो दूसरा पेज है यहाँ पर क्या बता दीजिएगा, सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव हुए और फिर बाद में निष्कर्ष बता दीजिएगा। तो आप ये पहले से लिख चुके हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि पहले पेज में कितनी चीज़ें बताना है, दूसरे पेज में कितनी चीज़ें बताना है। यकीन मानिए जब दिमाग में चीज़ें इतनी फिट होती हैं तभी वहाँ पर आप परफेक्ट आंसर राइटिंग कर पाते हैं, अन्यथा आपका पहले पेज में ही कितनी चीज़ें दे देते हैं ये आपको आइडिया नहीं होता है, बाकी फिर बाद में टाइम घट जाता है। तो सिकंदर का आक्रमण महज एक तूफान नहीं था, बल्कि इसके स्थायी और दूरगामी परिणाम थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका कोई परिणाम नहीं था, तो इस प्रकार की शब्दावली से आपको एहसास दिलाना है कि इसके परिणाम थे। देखिएगा क्या क्या परिणाम हुए। तो अलग अलग क्षेत्रों में सिकंदर के आक्रमण के अलग अलग परिणाम हुए, जिसमें सीमांत प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन हुआ। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा, पहला प्रभाव ये था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहाँ की राजनीतिक दशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, राजनीतिक एकता की प्रवृत्ति का उदय हुआ, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। देखिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ और सिकंदर के आक्रमण के बाद 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने महज 20 साल के बाद में क्या कर दिया, एक केंद्रीकृत राज्य स्थापित किया। ये इसी का परिणाम था, केंद्रीकरण, कि छोटे छोटे राज्य जो है क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इसलिए एक बड़े राज्य की स्थापना करना होगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। गज सेना के साथ घुड़सवार सेना का महत्व बढ़ा। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के जो घोड़े थे वो बहुत फुर्तीले थे और उनकी चलने की स्पीड और बिगड़ परिस्थितियों में दौड़ना, इन्होंने क्या कर दिया था, युद्ध में हड़कंप मचा दिया था। अर्थात सिकंदर की सेना की योग्यता घोड़ों के कारण काफ़ी हद तक क्या हो गई थी, सिद्ध हो चुकी थी। इसलिए घुड़सवार सेना का क्या हो गया था, थोड़ा सा महत्व बढ़ गया था। सीमा प्रांतों में छोटी रियासतों की क्या कर दी गई, समाप्ति हो गई। जो पहले सीमावर्ती क्षेत्र में छोटी छोटी रियासतें थीं, अब उनको खत्म करके एक बड़े राज्य बनाए जाने लगे। ये तो सीमावर्ती क्षेत्र पर प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव बताइएगा आप, भारत में यवन बस्तियों की स्थापना भई। तो जो यूनानी शासक थे उन्होंने जो राज्य किया, तो सिकंदर ने कुछ नगर बसाए हुए थे। काबुल में सिकंदरिया नगर और झेलम क्षेत्र में निकैया नगर बसाया हुआ था। जहाँ पर हाइडेस्पिसीज का युद्ध हुआ था वहाँ पर निकैया नगर की स्थापना की गई थी। और जहाँ पर ये नगर बनाए गए तो वहाँ पर यूनानी लोगों ने क्या किया, निवास किया। निवास के चलते क्या हुआ, वहाँ यूनानी संस्कृति का विकास हुआ। अब ये काबुल जो है, काबुल में सिकंदरिया नगर की स्थापना की गई थी। तो कई लोग कहेंगे कि काबुल तो अफगानिस्तान में पड़ता है, लेकिन हाँ अफगानिस्तान में पड़ता है, वो भारत के प्रभाव में था उस टाइम पर, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं था, अफगानिस्तान भी अलग अलग नहीं था। तो काबुल में जो है कई बार भारत के जो है इतिहास मिलते हैं यहाँ पर। जैसे कि बात करें आप चंदेल काल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं यहाँ पर, यहाँ के घोड़े काफ़ी फेमस थे। यवन बस्तियों की स्थापना हुई भारत में। अगला प्रभाव जो हुआ, यूनान तथा भारत के मध्य क्या हुए, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुए। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके मध्य में जो है कला संस्कृति का प्रभाव जो है वो हो ही जाता है। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, जैसे कि सिकंदर ने नियार्कस नामक यूनानी नाविक को जो है भारत में खोज करने के लिए भेजा हुआ था। एक जहाजी बेड़ा भेजा था पूरा का पूरा सही रास्ता पता लगाने के लिए। अखिल भारतीय इतिहास का तिथि क्रम निश्चित होना, समकालीन घटनाओं को प्रमाणिकता का अनुमान लगाना। अब जैसे कि हमें नहीं पता कि भाई यूँ बात कीजिए, पोरस कौन था, कौन सी किताब में ऐसा लिखा होगा कि पोरस का जन्म जो है कब हुआ था। लेकिन अगर पोरस के बारे में जानकारी एकत्र करनी है ना, तो हम ये आपका जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था तो ये पोरस उस समय का शासक था और उस क्षेत्र का शासक था। तो बताइए पोरस का समय काल निर्धारित हो गया ना इस आक्रमण की वजह से। तो इसका एक जो है परिणाम ये भी है कि जो अखिल भारतीय इतिहास था हमारा, उसका तिथि क्रम निश्चित हुआ, क्योंकि उनसे जो है समकालीन घटनाओं से उन्हें जोड़ा गया। इसके अलावा अगर बात करें 6वें नंबर का प्रभाव, तो आप बता सकते हैं कि ज्योतिष
मुद्रा प्रणाली तथा साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। कई रचनाएं की गईं, जैसे कि एक यहाँ पर एक इतिहासकार का कथन आता है, हालांकि मेगास्थनीज पर चर्चा करेंगे। जो प्लूटो प्लूटो नाम का एक यूनानी इतिहासकार है, वो क्या कहता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय लोग क्या लिखते थे, कपड़ों में लिखते थे। किस में लिखते थे? कपड़ों में लिखते थे, कपड़ों में लिख देते थे। अब आगे चल कर के भी हम पढ़ेंगे, मेगास्थनीज को पढ़ेंगे, तो मेगास्थनीज क्या कहता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा, कहेगा कि भारत में लेखन कला का अभाव है। क्या है? लेखन कला है ही नहीं है। जबकि इसके पहले का यूनानी लेखक ही लिखता है कि लोग क्या लिखते थे, कपड़ों में लिखते हैं। तो इस प्रकार से कई बार जो है इनके एक दूसरे इतिहासकारों के कमेंट को काटने के लिए भी जो है हम इनका उपयोग करते हैं, मूल्यांकन टाइप में ऐसा होता है। तो इस साहित्य पर प्रभाव पड़ा। सिकंदर के नाम पर अनेक लोकोक्ति और मुहावरों का विकास हुआ। जैसे कहावत आपने कभी न कभी सुना होगा कि मुकद्दर का सिकंदर सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। तो यह भी एक प्रभाव था। ये क्यों भारत में से प्रचलित हुए? क्योंकि सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो उसी के नाम पर प्रचलित हुए। तो यह भी एक प्रभाव है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं 7 प्रभाव बताएं, आप 5 प्रभाव कम से कम बता दीजिएगा, वह भी आपका जो है एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। परंतु आपको कॉपी भी भरनी है, तो फिर आप दूसरी चीज़ें कहीं से ढूंढेंगे, तो इसके लिए आप यही लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष कि इस प्रकार सिकंदर का आक्रमण कोई महत्वहीन घटना नहीं थी। महत्वहीन घटना नहीं थी मतलब क्या है इसका, कि उसका महत्व था, महत्वहीन घटना नहीं थी। इसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को सदैव के लिए विदेशी आक्रांताओं के लिए खोल दिया, क्योंकि आगे चल करके यहीं से हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, आदि भारत आए और अपना शासन स्थापित किया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या हुई है, आज की हमारी 6 नंबर की टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट होती है। 6 नंबर की टेस्ट सीरीज क्या है, कंप्लीट होती है। और आप लिख करके अपना जो है अगर भेजना चाहते हैं तो कहाँ भेजेंगे, जीएस क्विज चैम्पियन ग्रुप में जो है आप इसे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लगातार पढ़ते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि यकीन मानिएगा जो आप जितना कर चुके होंगे, आपसे कितने भी होशियार व्यक्ति हों, कितने भी स्मार्ट व्यक्ति हों, वो आपको कभी नहीं पा सकते, क्योंकि ये चीज़ें आप जो है पहले से कर चुके हैं। धन्यवाद।